प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम मुरार का राजकीय महाविद्यालय सूजन। बीकॉम पार्ट थर्ड, विषय एवीएसटी, प्रश्न पत्र द्वितीय, वस्तु एवं सेवा कर। हमने जीएसटी में आधारभूत जानकारियों में जो उनकी विशेषताएं वगैरह थी, जो नियम थे इनके, जो पूर्व कर अधिनियम और जीएसटी में अंतर था, उन सब का अध्ययन करते हुए विशेष प्रकार के परिषदों गठन की भूमिका कैसी कर सकते हैं, उनमें कैसे गठन किया जा सकता है, इनपुट पर जमा का हस्तांतरण है, इस तरह के जो चीज़ें थी हमने गत वीडियो में अध्ययन किया। आज हम वस्तु एवं सेवा कर के लाभ, एडवांटेजेज ऑफ जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर के लाभों के बारे में जानेंगे कि इससे क्या लाभ हैं। वस्तु एवं सेवा कर की लागू करने का प्रमुख उद्देश्य देश का विकास करना है। इससे निसंदेह केंद्र व राज्यों के कर संग्रह में वृद्धि होगी, परंतु इसके साथ साथ ही इसे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित होंगे। प्रमुख रूप से जीएसटी के कौन कौन से लाभ हैं जिसको हम अध्ययन करें। जीएसटी में सबसे पहला लाभ जो इन्होंने बताया जीएसटी लागू करने से, वो पहला है कर पर कर का प्रभाव समाप्त। कर पर कर का प्रभाव समाप्त। पूर्व की कर प्रणाली में अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगते थे, जैसे उत्पादन पर उत्पादन कर एवं बिक्री पर मूल्य वृद्धि कर, वेट लगता था। इस प्रकार कर पर कर लगाने से उपभोक्ता का कर भार अत्यधिक हो जाता था। जीएसटी लागू होने से ये दुष्प्रभाव समाप्त हो गया है। इनका यह मानना है, लाभ की दृष्टि से देखते हुए, कि जीएसटी लागू होने से जो पूर्व कर प्रणाली थी हमारी, उस पर जो अप्रत्यक्ष कर लगते थे, उत्पादन कर प्रोडक्शन टैक्स लगता था, और फिर बिक्री होती थी उस पर वेट लगता था, मूल्य वृद्धि कर लगता था। उसको समाप्त करते हुए, इन सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करते हुए एक कर लागू किया जिसका जीएसटी के रूप में, और उस पर कहते हैं कि जीएसटी लागू होने से ये जो दुष्प्रभाव थे वो समाप्त हो गए। दूसरा, इसमें उत्पादन की पहचान। पूर्व कर प्रणाली में वस्तु एवं सेवाओं को अनेक वर्गों में विभाजित कर रखा था। जो पूर्व कर प्रणाली थी, चाहे उसमें वस्तु हो या सेवाएं हो, उनको अनेक वर्गों में बांट रखा था, विभाजित कर रखा था, एवं प्रत्येक वर्ग में कर की दर अलग अलग थी। करदाता अपनी वस्तु को उस वर्ग में रखना चाहता था जिसमें कर की दर कम हो। इससे व्यर्थ ही अनेक न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी। लेकिन जीएसटी में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर प्रत्येक वस्तु के लिए एक 8 डिजिट का कोड निर्धारित किया गया है जिसे HSN कहते हैं। अतः आगामी जो भी कर हैं उसे आसानी से उस वस्तु का वर्ग निर्धारित करके उस पर कर लगाया जा सकता है। तीसरा है एक कर, जो वन टैक्स की बात थी, एक कर। केंद्र व राज्य सरकारें अनेक कर होने से प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होती थी, और इसमें व्यापारियों को अपने व्यापार के संचालन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता था। जीएसटी लागू होने पर यह समस्या नहीं रही है। चौथा इसका लाभ है उत्पादों के मूल्य में कमी। जो डिक्रीज हुआ है इनके प्राइस में, जो प्रोडक्शन में जो करते हैं उसका मूल्य कम हुआ है, अर्थात उत्पादों के मूल्य में कमी हुई है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्शंस, जो प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं उसमें। जीएसटी उत्पादन के स्तर पर ही लगा दी जाती है, जबकि लगातार कर जमा मिलने से इनकी वसूली तब होती है जब वह वस्तु अंतिम उपभोक्ता को बेची जाती है। इससे अंतिम उपभोक्ता को वस्तु कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है। इससे वस्तु की मांग बढ़ेगी एवं इसका लाभ सरकार और व्यापारी दोनों को ही मिलेगा। पांचवा है आसान अनुपालना। इसकी पालना वो आसान मानी है, पांचवा जो लाभ इसका। इसकी कंप्लाइंस है वो इजी है, इजी कंप्लाइंस होगी एक प्रकार से।
कर के अनुपालना में पंजीकरण, कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, कर का भुगतान आदि आते हैं। इसमें उसका पंजीकरण करना, फिर उसका प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करें और कर का भुगतान करें, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। जबकि जीएसटी का अधिकांश कार्य कंप्यूटरीकृत पर ऑनलाइन करना तय किया है, अतः इन समस्त कार्यों की अनुपालना सरलता से हो जाती है। और छठा लाभ है तार्किक व न्याय संगत कर। भिन्न भिन्न कर अधिनियमों में माल, निर्माण, वस्तु हो या सेवा का मूल्यांकन आदि के लिए भिन्न भिन्न परिभाषा थी। एक ही कर जीएसटी आ जाने से इस परेशानियों का निवारण स्वतः ही हो गया है। और सातवां लाभ है लेन देन की परिभाषा के संबंध में वैचारिक भिन्नता समाप्त। इसमें अनेक प्रकार के लेन देन इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें वस्तु की बिक्री मानी जाए या प्रदत्त सेवा मानी जाए, इसमें संदेह रहता है, क्योंकि इनकी प्रकृति है वो मिश्रित होती है। इससे ये नहीं तय हो पाता था कि उन पर वेट लगेगा या सेवा कर लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा, ये पता नहीं। वस्तु या सेवा कर के लिए एक सम्मिलित अधिनियम होने से ये समस्या समाप्त हो गई। अब एक रूपता, केंद्र व राज्य की कर प्रणाली एवं संरचना के करारोपण, कर मुक्ति एवं कर के दरों में अंतर था पहले, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। और जीएसटी आ जाने से दोनों में एक रूपता आ गई है। और नौवां इसका लाभ है निर्यात हेतु वरदान। जब घरेलू बाजार में वस्तु की लागत कम पड़ेगी तो निर्यातक भी कम मूल्य पर वस्तु का निर्यात कर पाएंगे। इस प्रकार से निसंदेह जीएसटी लागू होने के लिए निर्यात बढ़ेगा। और 10वां है श्रेष्ठ राजस्व संरचना। जीएसटी के आने से कर आधार बढ़ेगा। पूर्व में बहुत से व्यापारी कर देने की स्थिति में होने के बाद भी कर नहीं चुका रहे थे। जब वे भी कर सीमा में आ जाएंगे तो कर आधार बढ़ जाएगा और निकट भविष्य में कर आधार एवं कर संग्रह बढ़ जाने से जीएसटी कर की दरें भी कम होती जाएंगी। और 11वां है कर चोरी पर नियंत्रण। जीएसटी में अधिकांश कार्य कंप्यूटरीकृत की सहायता से होने वाला है और व्यापारी को कर जमा तभी प्राप्त होती है जब वह माल बेचते समय बिल काटे। इससे कर चोरी रुकेगी। और अंतिम है 12वां इसका लाभ प्रत्यक्ष कर अर्थात आय कर संग्रह में वृद्धि। जो डायरेक्ट टैक्स हैं और जो कलेक्शन है उसमें इंक्रीज होगा। अतः पूर्व में अनेक व्यापारी बिल काटे ही माल क्रय विक्रय कर रहे थे, वो कई बार बिल नहीं काटते थे और बिना बिल काटे ही वो क्रय विक्रय करते थे, जिससे न केवल अप्रत्यक्ष कर की चोरी हो रही थी बल्कि खातों में कम बिक्री दिखाने से वे आय कर की योग्य सीमा में नहीं आ रहे थे। जीएसटी आने से उन्हें आय कर भी देना होगा और भारत में 1 करोड़ लोगों ने पैन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसका यह प्रमाण है कि जो वित्तीय वर्ष 17-18 में प्रत्यक्ष कर के राजस्व 2 लाख करोड़ बढ़ गया था और अब लगातार बढ़ रहा है। इस प्रकार से जीएसटी लागू होने से ये निम्न लाभ बताए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जीएसटी लागू होने से हानियां भी हुई हैं। वस्तु व सेवा कर की हानियां क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी क्या है? वस्तु व सेवा कर के अनेक लाभ हैं, परंतु व्यावहारिक रूप से इसे लागू करने में अनेक परेशानियां हैं। कर की दर अधिक होने से जनसाधारण त्रस्त है और व्यापारी वर्ग इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने में व्यस्त है। लगता है कि केवल सरकार ही मस्त है। सारांश में इसे निम्न हानियां व्यक्त की जा सकती हैं जो हम पढ़ेंगे। बड़ा ही सुंदर ढंग से कहा है कि व्यापारी वर्ग जब निर्धारित प्रक्रिया पूरे करने में व्यस्त रहता है तो केवल सरकार ही मस्त है। इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें हानियां जरूर हैं जीएसटी लागू। पहला है कंप्यूटर की जानकारी का अभाव। हर व्यक्ति को कंप्यूटर नहीं आता, इसलिए परेशानी है।
जीएसटी की मूल अवधारणा यह है कि बिल बनाने से कर जमा करने तक सभी कार्य कंप्यूटर पर आधारित हों। अनेक छोटे व्यापारी कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं और उनके लिए अलग से कर्मचारी भी रख सकते हैं। इसके लिए जीएसटी के सभी प्रावधानों की अनुपालना मुश्किल है। यदि कर्मचारी नहीं रखा तो ये पालना मुश्किल है, इसलिए कर्मचारी रखेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा उस व्यक्ति का। तो इसलिए पहले इसका दोष या हानि। दूसरा है निजता का अभाव। प्राइवेसी का लीक होगी, इसमें करने का अर्थ है जीएसटी की व्यवसाय के सभी रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में रखे जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति डेटा हैक कर ले तो व्यवसाय की गोपनीयता भंग हो जाएगी और वर्तमान में इस तकनीकी युग में ऐसा हो रहा है। इसलिए दूसरी हानि है निजता का अभाव। तीसरी जो दोष हानि है वह प्रणाली की सुरक्षा का अभाव। जीएसटी की जो प्रणाली है ये जीएसटी वेबसाइट से ही भारत के सारे कंप्यूटर जुड़े हैं। यदि वहाँ कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो व्यवसायिक गतिविधियों में अवरोध आ जाएगा, इसलिए दोष। चौथा है दोहरा करारोपण, जो डबल टैक्सेशन की बात करते हैं उसकी बात है। जीएसटी अपने आप में विभिन्न करों का समूह है। पहले स्थानीय विक्रेता द्वारा किसी वस्तु का विक्रय करने पर केवल वेट लगता था। अब एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगते हैं। स्टेट का टैक्स भी लगता है और सेंटर का टैक्स भी लगता है। जैसे यदि 18% जीएसटी है तो उसका अर्थ है कि 9% एसजीएसटी व 9% सीजीएसटी है। इसका मतलब दोहरा करारोपण का दोष। पांचवा इसका दोष है एसजीएसटी एवं सीजीएसटी के मध्य आपस में कर जमा नहीं मिलती। यदि कोई वस्तु 2-3 बार स्थानीय बाजार में बिकने के पश्चात अंतर्राज्यीय व्यापार में बिक जाती है तो उस पर पहले एसजीएसटी लगाना जो लगाया गया, बाद में सीजीएसटी भी लगा। इस परिस्थिति में पहले चुकाए गए एसजीएसटी की कर जमा बाद में चुकाए गए सीएसटी में से नहीं मिल सकती। यदि एक साथ बेचा तो विक्रय होता है तो मिलती है, लेकिन यदि पहले हमारे एसजीएसटी के आधार पर उसका विक्रय किया, उसका व्यापार किया और फिर उसको सीजीएसटी के आधार पर करते हैं तो सीजीएसटी में राशि है वो चुकाने के बाद में नहीं मिलती। और पांचवा है के बाद छठा है इसका, जीएसटी के कुछ उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। कुछ उद्योगों को जीएसटी ने इतना प्रभावित किया है कि वे बंद होने के कगार पर खड़े हैं और ये उद्योग पहले से नोटबंदी की मार झेल रहे थे। फिर जीएसटी में पहले की तुलना में बहुत अधिक कर की दर है जिससे इन्हें अत्यधिक हानि पहुंची है। एक उद्योग के बीमार होने का प्रभाव अन्य उद्योगों में भी पड़ता है। यदि एक उद्योग बंद होने या बीमार होने की स्थिति या वो घाटे की स्थिति में आ जाए तो अन्य उद्योग भी इससे प्रभावित होते हैं। और सातवां और अंतिम हानि इसकी है, जो नुकसान है वो इस जीएसटी को लागू करने से, वो है कुछ राज्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जीएसटी अंतिम बिंदु पर कर है और अनेक राज्य जिनमें वस्तु का उत्पादन तो होता है पर उपभोक्ता अन्य राज्यों में होता है, उनमें जीएसटी आने से कर का संग्रह पहले से कम होता है। यदि जीएसटी की क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार उन्हें 5 वर्षों तक क्षतिपूर्ति मिलेगी, परंतु उन्हें राजस्व की हानि तो 5 वर्षों के पश्चात भी होगी। कहने का अर्थ है कि केंद्र सरकार या जीएसटी के माध्यम से यदि किसी वस्तु का जिस स्टेट में उत्पन्न है, जिस राज्य में वो उत्पादन हो रहा है और उपभोग दूसरे राज्य में होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको जीएसटी आने से कर संग्रह पहले की तुलना में कम होगा और उसमें जीएसटी के कारण उसे क्षति होगी। लेकिन वो कहते हैं क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार उसको 5 वर्ष तक तो क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी, लेकिन इसके बाद भी यदि हानि होती है तो निश्चित रूप से उस व्यापारी को हानि होगी। इस प्रकार से वस्तु सेवा कर अधिनियम की ये 7 जो हानि है बिंदु बताए हैं उसमें। अब जीएसटी के राजस्व की प्रगति क्या है?
हम इसके बारे में देखें। 1 जुलाई 2020 को देश के सबसे बड़े कर सुधार गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू हुए 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। जीएसटी से वित्त वर्ष 2017-18 मतलब जुलाई 17 से जो थी 17-18 में कुल कर संग्रह है वो 7,19,000 करोड़ रुपए हुआ, जो कि वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 11,77,369 करोड़ हो गया और वित्त वर्ष 19-20 में इसमें और भी वृद्धि हुई एवं जीएसटी की कुल राजस्व जो बढ़कर 12,22,131 करोड़ रुपए हो गया और आगामी वर्षों में जीएसटी से सरकार के टैक्स कलेक्शन में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है। वहीं आयकर भी अधिक राजस्व आने की उम्मीद है, क्योंकि पहले व्यापारी वेट और आयकर प्रतिदिन में अलग अलग बिक्री दिखा सकता था, क्योंकि दोनों को मिलान नहीं होता था, जबकि अब जीएसटी व आयकर दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा होते हैं और दोनों का मिलान करने का अधिकार आयकर अधिकारी के पास है। खास बात यह है कि सरकारी खजाने को भरने के सरकारों ने जितने भी बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, उनमें जीएसटी सबसे बड़ा कदम साबित हो रहा है। जीएसटी लागू करने से अप्रत्यक्ष कर चुकाने वाले करदाताओं की संख्या 64 लाख से बढ़कर 70 लाख हो गई है और जीएसटी के कर संग्रह वर्ष 2017-18 में 79,889 करोड़ प्रतिमाह था, जो कि वर्ष 2018-19 में बढ़कर 98,114 करोड़ रुपये प्रतिमाह हो गया और वित्तीय वर्ष 19-20 में यह 1 लाख करोड़ की उम्मीद को पार करते हुए 1,01,844 करोड़ रुपये प्रतिमाह हो गया, जो कि हमने आपको बताया है। और ये 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक का, उसके बाद वित्तीय वर्ष के हिसाब से इसमें और जितना राजस्व की प्राप्त हुआ है, इसे स्पष्ट है कि जीएसटी से कर जो है वो अधिक प्राप्त हो रहा है, आयकर की राशि है वो भी प्राप्त हो रही है और ये राज्य और केंद्र के विकास में काम आती है। धन्यवाद।